नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कृषि अनुसंधान विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के बारे में। अर्धवार्षिक क्वेश्चन पेपर था, एक आने वाले एग्जाम है उसमें भी आ सकता है, तो उसको देख लेते हैं। पहला है दलहनी पौधों में जड़ों ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। तो जो जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु होता है वो राइजोबियम है। और अगला था कि पर्णाभ स्तंभ रूपांतरण है। जो पर्णाभ स्तंभ होता है वो किसका रूपांतरण होता है? वो तने का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रुवरता में होता है, इसमें क्या होता है? इसको इंग्लिश में जो है प्रोटेंडरी बोलते हैं, प्रोटेंडरी। ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रोटेंडरी क्या होती है। तो इसमें होता है कि पुंकेसर स्त्री केसर से पहले ही विकसित हो जाता है। जब पुरुष स्त्री केसर से पहले ही डेवलप हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? जब मेच्योर हो जाए तो प्रुवरता या प्रोटेंडरी बोलेंगे। जब स्त्री केसर पुंकेसर के पहले मेच्योर हो जाए तो उसे बोलेंगे प्रोटोगाइनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवृत बीजी भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मोद्भिद में कुल कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं? तो इसमें टोटल जो कोशिकाएं और केंद्रक पाए जाते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 7 और 8, जिसमें 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं और 8 जो है वो केंद्रक पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक 2 ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है। एक सेल होती है लेकिन उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए एक जो है टोटल एक जो केंद्रक है वो बढ़ जाता है। अगला है द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनाता है। जो निषेचित क्या बनाता है? तो द्विध्रुवीय केंद्रक जो है वो या द्वितीय केंद्रक जो है वो मिलकर भ्रूणपोष बनाता है, जिसे एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। एंडोस्पर्म जो है कोकोनट में पाया जाता है, नारियल में। नारियल जो है वो नारियल का एडिबल पार्ट जो है, खाने वाला भाग जो है वो जो होता है एंडोस्पर्म होता है या भ्रूणपोष होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला था कि निम्न में प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। जो किस कोशिका के बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो इसमें जीवाणु हो जाएगा। जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक का बना होता है। और शैवाल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक के होते हैं। कवक जो होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं। और जो इसकी बात करें अगर नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं, तो वो जो है वो प्रोकैरियोटिक है, एक्सेप्शन है। बाकी शैवाल जो है वो यूकैरियोटिक है। अगला है द्विनिषेचन की खोज की थी। द्विनिषेचन की जो खोज की थी वो SG नवासीन ने की थी। रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका की खोज की थी। मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें, आनुवंशिक विज्ञान के पिता। अगला था भूमिपारिक अंकुरण पाया जाता है। भूमिपारिक अंकुरण किस में पाया जाता है? ये इमली में पाया जाता है। इसकी एक शानदार ट्रिक है, उससे याद रख सकते हो कि जितने भी दलहनी कुल की फसलें हैं जो कि बरसात ऋतु में बोई जाती हैं, जनवरी फरवरी में बोई जाती हैं, खरीफ सीजन में जो बोई जाती हैं, वो सभी भूमिपारिक जनरेशन होता है। उनमें सब में जितनी भी दलहनी फसलें हैं जो खरीफ सीजन में बोई जाती हैं वो भूमिपारिक अंकुरण पाया जाता है। सिवाय या जो एक्सेप्शन है वो अरहर को छोड़कर बाकी सभी जितनी दलहनी फसलें हैं जो खरीफ में बोई जाती हैं उनमें सब में भूमिपारिक अंकुरण होगा। और जो राबी सीजन में बोई जाएं दलहनी फसलें राबी सीजन में, ठीक है, तो राबी सीजन में जो होगा जितनी भी बोई जाएंगी उसमें सभी होगा अधोभूमिक पाया जाएगा। और इसमें जो है एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। अपवाद में आ जाएगा तुम्हारा फ्रेंच बीन या राजमा जिसे बोलते हैं। राजमा में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। यदि हमारी YouTube वीडियो पर जो है बॉटनी की क्लासेस नहीं देखें, बॉटनी का जरूर देखिएगा। वहाँ पर इसको ट्रिक के माध्यम से और भी ट्रिक मिल जाएंगी वहाँ पर आपको, जिससे कि आप याद रख सकते हो कैसे किस प्रकार का जर्मिनेशन उसमें होता है कि नहीं होता है।
और भूमिपादिक है, अधोभूमिक है, एपीजियल, हाइपोजियल के बारे में पूरी डिटेल में मिल जाएगा और ट्रिक के माध्यम से आप जो लोग जरूर देखिएगा। उसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्ले लिस्ट में सारी 1 बाय 1 तुम्हें बॉटनी की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। अगला है बीज अंकुरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो उसमें कारक की बात की है तो कारक में आ जाएगा तुम्हारा उपयुक्त सभी। नमी भी प्रभावित करती है, ऑक्सीजन भी प्रभावित करती है और ताप भी प्रभावित करती है। यदि यही पूछ लिया जाता है कि बीज के अंकुरण के लिए कौन 3 कारक जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, तो नमी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ताप हो जाएगा। अगला है निम्न में अर्धस्वायत्त कोशिकांग कौन सा है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग कौन सा है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, क्योंकि इसमें इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र की किस प्रवस्था के अंतर्गत डीएनए का द्विगुणन होता है। तो डीएनए का द्विगुणन किस अवस्था में होता है, वो इंटरफेज में होता है, जो कि सबसे बड़ी अवस्था की कोशिका विभाजन की, जिसे विभाजनांतराल भी कहा जाता है। अगला है प्रतिस्था अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है। तो जो ये अंकुरण है वो किस प्रकार से हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें से कि एक कोई फ्रूट है, मान लीजिए कि ये फ्रूट है पपीते का ये फ्रूट है, और पपीते के फ्रूट के अंदर जो सीड है वो सीड अंदर से ही फल के काटने के पहले भी अपने अंदर से ही वो जर्मिनेट कर जाए और वहाँ से जो है वो रूट विकसित कर जाए और सूट बाहर निकल आए। पपीते के दीवार जो उसके पल्प है उसे उससे बाहर निकल आए, तो उसे बोलते हैं बेबी पैरस, या इसे वीवी पैरस भी बोला जाता है, वीवी पैरस जर्मिनेशन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं प्रतिस्थ अंकुरण। फल के अंदर ही सीड का जो है बीज का अंकुरण होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं प्रतिस्थ अंकुरण। ये किस में पाया जाता है, तो पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पपीता, पपीते में पाया जाता है, कटहल में पाया जाता है, कटहल में पाया जाता है। अगला है कीट परागित पुष्पों की 2 विशेषता लिखिए। कीट परागित जो पुष्प होते हैं उनकी 2 विशेषताएं, एक तो उनके जो करोला होंगे या दलपुंज होंगे, दलपुंज वो जो है कलर में होंगे, वो रंग बिरंगे होंगे। ठीक है, और उनमें पुष्पों में मकरंद वाली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और मकरंद जो है वो पाया जाता है। तो 1-2 विशेषताएं हैं जिससे कारण जो है भंवरे जो है वो आकर्षित होते हैं। अगला है द्विनिषेचन किन पौधों में के 2 मौलिक गुण हैं। तो द्विनिषेचन जो है वो आवृतबीजी पौधे का जो है वो गुण है, और इसमें से आवृतबीजी को एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म इसका मतलब होता है कि जो कोई सीड है, मान लीजिए आम का सीड है, आम कोई भी सीड हो वो अगर फल रूपी आवरण से ढका हुआ है तो उसे बोलते हैं आवृतबीजी पौधे। जैसे कि आम है, आम का जो गुठलू होता है वो पल्प से घिरा होता है, अंदर बंद होता है, तो इसीलिए से आवृतबीजी है, वो फल रूपी आवरण से ढका हुआ है। यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल। अगला है कि परजीवी मूल वाले पौधों के 2 उदाहरण दीजिए। जो परजीवी मूल होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं, वहाँ से वो भोजन को है प्राप्त करती हैं। तो इसके उदाहरण के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे कि इसको होती है क्लोज, ऐसे लिखते हैं क्लोज। तो क्लोज में जो सी से हो जाएगा वो कसकुटा, जिसे अमरवेल बोलते हैं, कसकुटा या अमरवेल, और एल से हो जाएगा लोरेंथस। लोरेंथस को बांदा कहते हैं, जो आम में मुख्यतः लगातार देखने को मिलता है। तो ये लोरेंथस हो जाएगा। ये जो है ये लोरेंथस और अमरवेल जो है स्टेम पैरासाइट हैं, या इन्हें कहो कि तना परजीवी हैं। और जो एस और ओ है, एस ओ है, इससे हो जाएगा ओरोबैंकी,
और एस से हो जाएगा स्ट्राइगा। ये दोनों जो हैं वो मूल परजीवी हैं, और जो कस्कुटा और लॉरेंथस था वो स्टेम परजीवी है। तो इससे याद रखिए, इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे बॉटनी की क्लासेस में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में उसमें दिया गया है, जो कि यूपी कैडेट की हैं, और उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ट्रिक के माध्यम से। और अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस कोशिकांग में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो जो है वो लवक में होती है। लवक में क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट लवक कई प्रकार के होते हैं ना, उसी में क्लोरोप्लास्ट में होती है लवक जो है, जिसे प्लास्टिड भी कहा जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा